आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, IABS 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं और आज उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सुबह 10 जनपथ में पहले प्रियंका गांधी, फिर शाम 5 बजे सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री के यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे कामकाज के बारे में भी सोनिया गांधी को बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकार पर हस्तक्षेप किए जाने के कई मुद्दों को भी रखा और वहीं प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को परास्त करने के लिए विस्तृत चर्चा की। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी बनाई गई। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री से फोन पर लगभग 10 मिनट चर्चा कर राज्य की मांगों को लेकर बताया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर सहमति जैसी स्थिति नजर आई, लेकिन केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में उसना चावल लेने से साफ मना कर रही है। इससे पहले केंद्र और राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारियों की विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था की जाए। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि कस्टम मिलिंग में चावल जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की है। रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। कार्य समिति की बैठक में लाए जाने वाले प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने पर भी रणनीति बनाई गई और इस पर भी चर्चा हुई। डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन की मौजूदगी में बैठक हुई है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी इस बैठक में मौजूद रहे। बृजमोहन अग्रवाल, पवन साय भी इस बैठक में शामिल। कार्य समिति में जो विषय आएंगे उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा। राजनीतिक प्रस्ताव के बाद में आगामी समय के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है, कल घोषित किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार यहाँ पर चल रही है, तो उन विभिन्न विषयों को लेकर के आंदोलनात्मक जो कार्य है वो सारे विषयों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की उपस्थिति में आरंग, धरसींवा, खरोरा और तिल्दा क्षेत्र के 6000 से भी अधिक लोगों ने बीजेपी के नशा मुक्ति अभियान प्रभारी वेदराम मनहर के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ली। दिवाली मिलन और भाजपा प्रवेश उत्सव के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 15 साल की भाजपा और पौने 3 साल की कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करके देखें तो आपको छत्तीसगढ़ में चारों ओर घोटाला ही घोटाला नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हम अगला चुनाव सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ लड़ेंगे। इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि जिस पीड़ा को लेकर वेदराम मनहर ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया वो गंभीर है। लोग बीजेपी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण देवसाय ने बीजेपी की सदस्यता लेने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। वहीं बीजेपी के नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी वेदराम मनहर ने कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति को मान सम्मान दिया है। छत्तीसगढ़ के युवा पूछ रहे हैं कि कहाँ है वोट बता। आपने उनको नहीं दिए, उनको केवल और केवल वादे तक ही सीमित हो गए हैं। और जरूर आने वाले समय में यहाँ जरूर भाजपा का अपना आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में। जिस अभूतपूर्व तरीके से स्वागत हुआ, मुझे लगता है कि 2023 का ट्रायल शुरू हो गया है। और आज तो ये टेलर है भूपेश जी, आज ये टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है भाई। कांग्रेस पार्टीला छोड़ के भारतीय
उमन के सबके मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। मैं कोई टिकट पाएगा या मैं कोई पद के लालसा से भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा। मैं देखे भाजपा ऐसे पार्टी है कि हमारा पूरा विश्व में प्रचार की सतनामी समाज के नाम ला पूरा विश्व में ऊंचा करी। ऐसा पार्टी ला देख के मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा जनता पार्टी ला ज्वाइन करेगा। आरंग में बीजेपी प्रवेश उत्सव पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी लोगों को राशन कार्ड और उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आधार कार्ड मांगकर लोगों का नाम पार्टी सदस्यता अभियान में शामिल कर रही है। भाजपा का पूरा उत्सव फर्जी है। यहाँ कांग्रेस के कोई सदस्य भाजपा में नहीं जाने वाले हैं। गांव-गांव के लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनको आधार कार्ड मांग रहे हैं कि हम आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, पेंशन का प्रमाण पत्र हम आपको लाके घर में देंगे, उज्ज्वला का कार्ड हम दे देंगे, साइकिल दिला देंगे, मशीन दिला देंगे, सरकारी योजनाओं का आपको लाभ दिला देंगे। इस तरह की फर्जीवाड़ा करने का काम कर रहे हैं लोग। इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी जिलों की तैयारी की समीक्षा की गई। हालांकि अधिकांश जिलों की तैयारी संतोषजनक नहीं रही। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने असंतोष भी जाहिर किया। उन्होंने 17 नवंबर तक इन सभी खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बैठक में बलौदाबाजार के उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिना बताए गायब रहे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी चुनाव अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चुनाव की तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के बीच चुनाव कराना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन अधिकांश जिलों में ये तैयारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान केंद्रों का चुनाव ऐसा हो जहां लोगों की भीड़ जमा न हो। आयुक्त ने सलाह दी कि वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके और 55 साल से कम उम्र के कर्मचारियों की ड्यूटी ही लगाई जाए। अभी कुछ जिलों में कमियां हैं, उसके विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। उनको कुछ मोहलत दी गई है 2-4 दिन की, जितने हमारे 10-12 पैरामीटर है और सभी में कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा, इस सब के बारे में विचार करें। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डीजीपी अशोक जुनेजा ने आज ज्वाइन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में जो मुद्दे उठाए थे उन पर काम करना प्राथमिकता होगी। डीजीपी ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। क्राइम के हॉटस्पॉट पर फोकस किया जाएगा और एक्शन होगा तो लोगों का भरोसा भी कायम होगा। उन्होंने सीएसपी और थानेदारों को दिन में ऑफिशियल काम निपटाने और शाम को फील्ड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के लगे राज्यों से पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर नक्सल मूवमेंट और गांजा तस्करी पर लगाम कसने की बात कही। इसी कड़ी में पद संभालते ही डीजीपी ने ओडिशा के डीजीपी से चर्चा की। साथ ही ये बताया कि मंगलवार को ओडिशा के डीजीपी के संग वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें नक्सलियों के मूवमेंट और गांजे की तस्करी को लेकर चर्चा होगी। डीजीपी ने कहा कि दूसरे राज्यों से मिलकर नक्सल और ड्रग स्मगलिंग का नेटवर्क तोड़ेंगे, साइबर क्राइम को लेकर नई भर्तियां करेंगे और पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा आईजी और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के अंदर और जो हमारी गृह विभाग की समीक्षा हुई है 2 बार पिछले 3 महीनों में, उसके अंदर से काफी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और वो निर्देशों को पूरा करने के लिए ही हमने आज से अपनी रूपरेखा बना ली है। हमारी उड़ीसा बॉर्डर से लगे हुए नक्सल प्रभावित जिलों की भी समीक्षा की जाएगी, इंटर स्टेट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और सेकेंड हाफ के अंदर जो ये गांजे की और जो तस्करी वहां से हो रही है, उस रूट से हो रही है, वो भी विक्टिम है इस चीज के, जैसा डीजीपी साहब ने मुझे बताया, और एक मिल के रणनीति तय करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये उसको ब्रेक किया जाए। जितने भी साइबर क्राइम है इस प्रकार की जो आती है, तो रिफ्रेशर कोर्स मैं अभी बात कर रहा था, अभी इसलिए 5 मिनट में विलंब हो गया अकेडमी डायरेक्टर अकेडमी से कि आपके पास कब ट्रेनिंग का टाइम स्लॉट खाली है तो हम रिफ्रेशर कोर्स चालू करवाएं। नॉट ओनली साइबर क्राइम के ऊपर, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर भी मैंने बोला उनको,
उससे भी कराएं। मतलब फोर्सिबली कोई कराएगा धर्मांतरण, विलिंगली धर्म इज अ पर्सनल इशू, किसी का भी रिलीजन इज अ पर्सनल इशू, लेकिन फोर्सिबली धर्मांतरण कराएगा और हमारे पास शिकायत आएगी तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस को करनी है। और जहां तक सांप्रदायिकता का सवाल है, सांप्रदायिकता तो किसी भी हालत में कानून व्यवस्था के अगेंस्ट है। मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही हमारा उद्देश्य है। रायपुर का इंटर स्टेट बस टर्मिनल 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने भाटा गांव में बने ISBT के संचालन का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 15 नवंबर से यहीं से सभी जिलों और दूसरे प्रदेशों के लिए बसें चलेंगी। शहर में किसी भी बड़ी बस को एंट्री नहीं दी जाएगी, मतलब पंडरी और बाकी इलाकों में ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। शहर के अंदर सिर्फ स्कूल बस, सिटी बस और निजी कार्यक्रम के लिए बुक कराई गई स्पेशल बसों को ही एंट्री दी जाएगी। 15 नवंबर से बस स्टैंड पंडरी से भाटा गांव शिफ्ट हो जाएगा और बस यात्री यहीं से सफ़र कर सकेंगे। साथ ही कारोबारियों को भी ये कहा गया है कि वो अपनी दुकान में रखा सामान खाली कर लें, क्योंकि पंडरी में आगामी योजना के लिए तोड़फोड़ भी शुरू की जाएगी। सिंगरौली जिले में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने से इनकार करने पर FIR हो सकती है। कलेक्टर ने इसके लिए सख्त आदेश दिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों के राशन लेने के लिए दोनों खुराक अनिवार्य कर दिया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लेने पर सरकारी समारोहों, होटलों, निजी संस्थानों या एजेंसियों में काम करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जो वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेते तो उन्हें परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संगठनों में काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। कलेक्टर के आदेश के अनुसार 15 दिसंबर के बाद ऐसे मामले सामने आते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर अवमानना नोटिस के बाद राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ने हाईकोर्ट की रोक वाली इश्यू को छोड़कर 27% OBC आरक्षण लागू किया है। अवमानना नोटिस का जवाब देते हुए राज्य सरकार के वकीलों की ओर से कहा गया कि प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को हाई कोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में 27% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इसके हिसाब से ही शिक्षक भर्ती में 27% OBC आरक्षण दिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों के बाद तय की गई है। बता दें कि 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने पर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। जिन विषयों पर माननीय न्यायालय का अंतरिम आदेश है, उन विषयों को छोड़कर शेष विषयों पर 27% आरक्षण के मान से भर्ती प्रक्रिया की गई है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि 27% पे स्टे है, जबकि 27% आरक्षण के परिवर्तन पर 3 विषयों को छोड़कर किसी पर भी स्टे नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने उस जनहित याचिका का निराकरण कर दिया जिसमें ग्वालियर के थाटीपुर पुनर्घनित्वकरण योजना के तहत काटे जाने वाले पेड़ों के मामलों को चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को लेकर 7 दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि योजना के लिए जहां जगह चिन्हित की है वहां 30 सेक्टर में 4900 पेड़ हैं, इन्हें काटेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे। इस पर हाउसिंग बोर्ड ने जवाब दिया कि 13 हेक्टेयर में ही निर्माण कार्य होना है और 13 हेक्टेयर में 79 पेड़ काटे जाएंगे। 329 पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। पेड़ों की गिनती के लिए बनाई गई कमेटी ने भी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद अंतिम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 7 दिशा निर्देशों के साथ याचिका का निराकरण किया। हाउसिंग बोर्ड 13 हेक्टेयर में ही निर्माण कराना होगा। निर्धारित समय सीमा में ही प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। हर 3 महीने में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के यहाँ पेश करनी होगी। 329 पेड़ हैं जिनको ट्रांसप्लांट करना है, उनको निर्माणाधीन क्षेत्र जो होगा उसके आसपास में प्रतिस्थापित करेंगे और उसके स्थान पर
10 गुने पेड़ लगाएंगे। इस डायरेक्शन का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। ये देखते हैं बिग न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत से भरी हुई है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर 3 बार हिंदू धर्म पर हमला किया। सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और इसके बाद खुद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। आज़ादी को लेकर दिए गए बयान के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में आ गई है। राजस्थान के 2 शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला कांग्रेस ने जयपुर और जोधपुर उनके खिलाफ यहां पर केस दर्ज कराया। वहीं चूरू और उदयपुर में भी शिकायत की गई। सेना में स्थायी कमीशन के लिए लंबे अरसे से कानून लड़े रहे 11 महिला अफसरों को आखिरकार उनका अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सेना ने अपनी आपत्तियों को वापस ले लिया है और महिला अधिकारियों को सेना ने स्थायी कमीशन दे दिया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना उसके छिपे होने की मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक चेक पोस्ट लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले श्रीनगर और कुलगाम में पुलिस ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। देखते कुछ और खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से प्रदेश में धान के अवैध परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाली राज्य की सीमाओं को सील किया जाए और सीमावर्ती इलाकों में धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए लगातार कड़ी निगरानी की जाए। साथ ही धान का अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश के किसी भी किसान को धान परिवहन के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों की सीमावर्ती राज्यों के मुकाबले धान की अच्छी कीमत मिल रही है। लिहाजा हर साल सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन की शिकायतें मिलती हैं और इस साल 1,03,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। रायपुर में आज पुलिस की कस्टडी से एक कैदी फरार हो गया। करीब 6 महीने पहले भी ये आरोपी पुलिस हिरासत से भागा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी धनीराम धृत लहरे महासमुंद जिले के तुमगांव क्षेत्र में लूट और डकैती के मामले में शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन इलाज के लिए उसे डीके अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी दौरान वो भाग निकला। पुलिस ने उसे कल तिल्दा से गिरफ्तार किया और लेकर रायपुर आ रही थी, लेकिन रास्ते में आरोपी ने दूसरी बार पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रोड है वहां पर वो अचानक जो पुलिस टीम है उसको चकमा दे करके गाड़ी से उतर करके फिर फरार हो गया है, जिस पर विधानसभा थाना में पृथक से पुनः उसके विरुद्ध में धारा 224 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद एक तरफ जहां प्रदेश के अस्पतालों पर स्वास्थ्य महकमे की कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं फायर ब्रिगेड भी पुरानी फाइलों को खोलने में जुट गया है। हैरानी की बात यह है कि जबलपुर शहर के 32 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास अब तक फायर एनओसी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक जबलपुर शहर में 43 निजी अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने फायर एनओसी ले ली है, लेकिन 32 अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक फायर एनओसी के लिए आवेदन भी नहीं किया। इसका सीधा मतलब है कि इन्हें ना तो मरीजों की चिंता है और ना ही स्टाफ की। लिहाजा ऐसे लोगों का लगाम लगाने के लिए अब फायर ब्रिगेड ने नोटिस जारी किए हैं और फायर सेफ्टी मापदंड को पूरा करने की हिदायत दी है।
वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में अब तक फायर एक्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार प्रबंधक होता है, जिसके लिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। फायर एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका कंप्लायंसेस इंश्योर कराने के लिए जितने हॉस्पिटल्स हैं या फिर नर्सिंग होम्स हैं, उनके विजिट पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं। और इस संबंध में हमने जहां हमें कुछ अनियमितताएं मिलती हैं उसमें हमने नोटिस भी इशू किए हैं। बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने डीआरजी की तर्ज पर बस्तर फाइटर्स नाम की बटालियन तैयार की जा रही है और बस्तर संभाग के हर जिले में 300 की संख्या में ये भर्ती की जाएगी। वहीं सिर्फ बस्तर जिले में अब तक 9000 से भी ज़्यादा आवेदन पुलिस को मिल चुके हैं। बस्तर के युवा इस भर्ती में कहीं भी ना चूके, इसलिए भर्ती के पहले जिले के सभी विकासखंड में ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसका जायजा खुद बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने ली है। लोहानीगुड़ा प्रशिक्षण केंद्र के जिले के आला पुलिस अधिकारियों को अपने बीच पाकर स्थानीय युवा भी काफ़ी खुश नजर आए। इस दौरान एसपी ने युवाओं को भर्ती की बारीकी से जानकारी दी और उनका हौसला भी बढ़ाया। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।